Hello everyone, my name is Ankush Tawri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you'll find this very useful. पता है क्या मतलब एक सैड रियलिटी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डीबी की सैड रियलिटी क्या है, मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किए इतने अपने 10 साल में। सो अगर आप कंसिडर करोगे सिचुएशंस को, लाइक द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, सो जो लोग आपके जावा डेवलपर होते हैं, राइट, या फिर आपके कोई भी डेवलपर पकड़ लो, तो ये जो डेवलपर ट्रैक है, इसका काम क्या होता है कि आप लोगों को कोड वगैरह करना है, कोडिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है। अब ये जो बंदे हैं, ये जो आपका डेवलपर ट्रैक है, मतलब आपका जावा हो, सी प्लस प्लस हो, या फिर आप डॉट नेट पकड़ लो, ये जो लोग डेवलपर बनते हैं, दिस पीपल आर कमिंग फ्रॉम योर बीटेक बीटेक से आते हैं ये लोग, राइट, या फिर आपका बी होगा, है ना, ये वाले लोग हैं, या फिर आपका एमसीए वाले लोग होते हैं नॉर्मली। अब जिन बंदों ने डेवलपर का ट्रैक क्रैक कर लिया, सो ये ऑलरेडी टेकी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, राइट, जिनका मोस्टली बैकग्राउंड होगा आपका कंप्यूटर साइंस, सीएस बैकग्राउंड से, कंप्यूटर साइंस से। और ये बंदे जब कंप्यूटर साइंस से आ रहे हैं ना, तो इसमें क्या है कि ये लोग बंदे ऑलरेडी टेक्निकली साउंड है, ये लोग ऑलरेडी टेक्निकली साउंड है। अगर आप कोई भी कॉलेज का जावा डेवलपर, मतलब कंप्यूटर साइंस वाला बंदा अगर पकड़ोगे, एंड उसकी जगह पे अगर आप मैकेनिकल का बंदा पकड़ोगे, तो कंप्यूटर साइंस वाला बंदा वो अपने फील्ड में ऑलरेडी स्ट्रांग है ना मैकेनिकल वालों से, बराबर है कि नहीं। तो अगर मेरे पास में जावा का कोर्स है एंड बंदा अगर सामने वाला कंप्यूटर साइंस वाला है, तो उसको ट्रेन करने में ज्यादा तकलीफ नहीं लगती, क्योंकि उसका बेस है ना ऑलरेडी स्ट्रांग है, सिर्फ उसको थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। समझे क्या आप लोग? ऑनलाइन में समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में है ना, आवाज आ रही ना? हाँ, आ रही है। गाइस ऑनलाइन है क्या जिंदा? हाँ ठीक है। सो अगर मेरा टेक्नोलॉजी अगर जावा रहता था, या फिर डॉट नेट रहता था, सी प्लस प्लस रहता, कोई भी डेवलपर ट्रैक, इवन डेटा इंजीनियर भी पकड़ लो, तो मेरे पास में बंदे ये वाले हैं जिनका बेस ऑलरेडी स्ट्रांग है। अब जो डीबीए के अंदर जो लोग आने वाले हैं, मतलब जो आप लोग हो या फिर बनने वाले हो, सो मोस्ट ऑफ द जो डीबीए के अंदर जो लोग अपना करियर स्टार्ट करते हैं ना, वो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से ही नहीं है। कौन से बैकग्राउंड है? लाइक आप देखते हो बीकॉम है, बीएससी है, राइट, बीसीए वाले होते हैं, कुछ बार एमसीए वाले भी दिखते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड है। इवन कुछ लोग तो एमबीए भी मैंने देखे हैं। सो ये सारे के सारे लोग है ना अपना करियर किस में स्टार्ट करना चाहते हैं? डीबीए के। और ये डीबीए मतलब आपका ये टेक्नोलॉजी वाला है, और ये सारे के सारे लोग किसके अंदर आते हैं? नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आएंगे। आप अपना खुद को ही देख लो, आप लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से। अब पता है क्या, आप लोगों को डीबीए जो सिखाना है, ऐसा नहीं कि मेरे को आप लोगों को सिर्फ डायरेक्टली डीबीए सिखाना है। पहले आप लोगों को ये समझना है कि भाई कंप्यूटर क्या होता है। आपका स्टार्टिंग किधर से है? कंप्यूटर क्या से होता है, क्योंकि कंप्यूटर को हैंडल करने का जो काम है इन लोगों ने ऑलरेडी अपने बीटेक में, ग्रेजुएशन में कर लिया है। और जो बंदा आप समझो बीकॉम वाला है, बीएससी वाला है, उसने कंप्यूटर को हाथ ही नहीं लगाया, लगाया होगा लेकिन डेली थोड़ी लगाता है। सो प्रॉब्लम क्या है ना कि इनका जो बेस है ना, बहुत ही, मतलब इनके बेस को बनाना इटसेल्फ इज बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि भाई कम्युनिकेशन की। अब जैसे ये बंदा है बीसीए एमसीए वाला, इन लोगों का कम्युनिकेशन ऑलरेडी स्ट्रांग होता है, क्योंकि इनके लेक्चर भी आपके इंग्लिश में होंगे। आपका जो जैसे जैसे एक पकड़ लो एग्जांपल कि उनके सिलेबस में ऑलरेडी इंग्लिश पड़ी हुई है। हम लोगों को तो इंग्लिश में बात ही नहीं करता था, बात छोड़ो, हम लोगों को तो पढ़ते भी नहीं आता कुछ वर्ड्स। हाँ, कुछ वर्ड्स तो ऐसे कि हमको पढ़ते भी नहीं आते। सो प्रॉब्लम है ना यार, इन लोगों को डीबीए बनाना, देखो अगर मैं बोलूंगा ना इनको आप डीबीए बनाओ, तो चुटकियों में बना सकता हूं मैं ऐसे। ये लोग अगर बोलेंगे ना कि मेरे को डीबीए बनना है, तो इनके लिए डीबीए बनना कोई बड़ा टास्क नहीं है, कोई तुर्रम व खाम वाला काम नहीं है। डीबीए किसको बनाना है? इनको बनाने का, इनको। तो इन लोगों को बहुत पुश करना पड़ता है। हाँ, इनके लिए ये क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये क्रैक करना है ना बहुत ही इजी है, कोई तो चुटकी में कर लेंगे, कुछ ज्यादा ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। डीबीए एट द एंड क्या है? रिपीटेटिव काइंड ऑफ जॉब ही है ना।
डेवलपमेंट थोड़ी है। डेवलपमेंट में क्या होता है पता है क्या? हर दिन आपको नया काम मिलेगा। जैसे आज अगर मैंने एक काम किया तो कोई गारंटी नहीं मेरे को कल वही काम मिलेगा करके। क्योंकि वो डेवलपमेंट है ना भाई, आप कुछ तो भी स्क्रैच से नया बना रहे हो। एंड डीबी का काम क्या है? सॉफ्टवेयर बना रहा है, ऑलरेडी बन चुका है। उस सॉफ्टवेयर को आप लोग क्या कर रहे हो? सिर्फ उसके साथ खेल रहे हो। स्टार्टअप करने का कमांड स्टार्टअप है, शट डाउन करने का कमांड शट डाउन है। सिर्फ खेल रहे हो ना, मतलब टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है, उस टेक्नोलॉजी को आप सिर्फ सीख रहे हो। दैट्स इट। तो आप समझे क्या कि कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों को एकदम से जमीन से उठकर आसमान तक लेके जाना मतलब डिफिकल्ट जॉब है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सब लोग, जो आप लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हो ना, सब लोग अपना करियर डीबीए में स्टार्ट नहीं कर पाते। इवन ये चीज यहाँ पे भी है। हजारों लाखों लोग पुणे में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, किधर किधर लोकेशन में आते हैं। आपको लगता है कि सबका करियर आईटी में स्टार्ट होता है? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंस्टीट्यूट अगर ऐसा बोलता है ना कि मैं 100% प्लेसमेंट देता हूँ, आप हमको 2-3 लाख रुपए दो, तो ये गलत चीज है, ये गलत है, ये पूरा 100% गलत है। पैसा देके कोई आईटी में एंट्री नहीं कर सकता। अगर किसी ने बाय एनी चांस अगर बैकडोर एंट्री मार भी लिया ना, तो ज्यादा दिन तक सर्वाइवल नहीं। देखो यहाँ पे कोई रिजर्वेशन कोटा तो है ही नहीं। एट द एंड आपको काम दिखाना है ना? आपको क्या दिखाना है? काम दिखाना है। तो जिसको ज्यादा स्किल्स है, जिसके अंदर ज्यादा स्किल्स है, वो आगे जाएगा, है कि नहीं? बराबर है ना? सो वही है कि आप लोग थोड़ा सा फोकस करो। ओके, चीजों को समझो किस तरह से होता है। बाकी टेक्निकल चीजें तो मैंने आप लोगों को पूरी पढ़ाई है। एक दो जो छोटे मोटे टॉपिक बच्चे आप लोग रात वाली बैच में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, तो उसमें देख लेना। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई जॉब में आपको बात कैसे करनी है। इंटरव्यू, हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, पहला वाला, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, खुद के बारे में बताना है। इंटरव्यू वाला ये थोड़ी बोलता है कि मेरे बारे में तुम बताओ, तुमको मैं कैसा लगा ऐसा बोलता है क्या? को क्या बोलता है? तुम जैसे हो वो उसके बारे में मेरे को बताओ। तो क्या बोलोगे फिर? बराबर है कि नहीं? टेल मी अबाउट योरसेल्फ में, एंड इसी के साथ में अगर चिपका दिया तो उसने टेल मी अबाउट योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अब अगर उसने बोला कि भाई मेरे को टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप शादीशुदा हो, आपके 2 बच्चे हैं, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है, कोई इंटरेस्ट है क्या उसको? उसका कहने का मतलब क्या है कि ठीक है आप ये बता सकते हो, कुछ कुछ लोग करते हैं, जैसे मैं भी बहुत बार इंटरव्यू लेता हूँ ना, सर माय नेम इज निखिल, एंड अगर उसको पता चला कि ये बंदा अगर अमरावती से है, तो उसको बोलेंगे सर आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अमरावती। समझे क्या आप? म्हणजे अमरावती वाल्याचं कसं जुगाड तो ऐसा भी कुछ लोग सेटिंग लगाते हैं। मुझे मेरे पहले इंटरव्यू में मैंने पूछा कौन से स्टेट के, वो बिहार का था। ऐसा होता है कभी कभी। ऑब्वियसली एक पर्सनल टच तो हमेशा होता ही है ना, है ना? तो अगर, लेकिन देखो हमेशा ना प्रायोरिटी अगर मैं बोलूंगा ना, तो स्किल को सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अगर मेरे पास में 2 बंदे हैं और स्किल लेवल पे अगर दोनों भी सेम ही है, और एक बंदा अगर लेट्स कंसीडर कि भाई मेरी इसके साथ में जम सकती है, ज्यादा सबटाइटल लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर अपने टीम में काम करना है, साथ में खाना खाने जाना है, तो पास वाले को तो पहले लेंगे ना। आप समझे क्या? कंसीडर अ सिचुएशन कि भाई दोनों का अगर लैंग्वेज अलग अलग है, तो सबटाइटल लगाना पड़ेगा, पहले मराठी का हिंदी में, हिंदी का इंग्लिश में, इंग्लिश का फिर उसमें करो, तो वो होता है। सो कंसीडर अ सिचुएशन कि अगर किसी ने बोला कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो क्या बोलोगे? इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपने बारे में बता देता हूँ। कंसीडर अ सिचुएशन कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अपने पास में ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं 3 साल वाले होते हैं। तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा कि हाय माय नेम इज अंकुश ठौड़ी, I have 3+ years of experience working with the Cognizant. So from last 3 years, I'm working with the Cognizant Technology Solutions, which is in Pune locations. Okay.
So my roles and responsibilities, so I'm working as a Oracle DBA with this organization. I got an opportunity to work with the two projects. So my first project was a banking project. The name of the project was Citibank. In this project, we are using a monitoring tool called OEM. So the main purpose of monitoring tool is whenever we got any issues related to the performance, or let's say my database is down, or let's say my database is having any type of issues, we will get an email to our DL, distribution list, and everyone will be notified. So OEM is a monitoring tool which we are using just to do the monitoring of all the databases. And this monitoring tool is also integrated with the ticketing tool called ServiceNow. What we call it as a ServiceNow. So I'm responsible to handle all type of tickets, including your P1, P2, P3 and P4. I'm also getting an opportunity to communicate with the client. So we have a daily call with our client. My client is sitting into the USA location. So we discuss about the future, like if we have any schedule activities like patching or upgradation in the future. So I got an opportunity to discuss with my client. So in my daily job, I'm getting the tickets like, let's say, user creation. So whenever application team is saying that they want to create any user and we want to provide any required privileges, so I'm responsible for the user creation and providing required privileges to that user. We also get the tickets related to the table space, listener related issues, database performance, and we also have a backup available in our, so we configured our backup and schedule it into the cron tab. So if the backup is getting failed, we are responsible to troubleshoot and fix the issues. Apart from this, we do have a data guard environment. So we have a primary server and standby servers are there. One standby server is there. We are responsible to check whether both the databases are in sync or not. If there is any issue with the sync, we make sure that both the database are up to date and both have same to same details. Apart from this, we have a rack setup, but till now I didn't get a chance to work on the rack. But yes, if in future, if I get an opportunity to work on the rack databases, definitely I'll take care of that. So overall, like we have, what I discuss here, क्या डिस्कस किया मैंने इसमें कि 3-4 चीजें आप लोगों को फोकस करना है कि भाई मैं OEM यूज करता हूं किसके लिए, मॉनिटरिंग टूल के लिए. सेकंड होता है आपका सर्विस नाउ यूज करता हूं किसके लिए, टिकटिंग टूल के लिए, राइट. तीसरा कि मेरा क्लाइंट के साथ में कम्युनिकेशन भी है, ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत बार, क्योंकि बहुत बार आप ये समझना पड़ता है कि भाई आप क्लाइंट के साथ बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड जैसे चौथा मैंने बोला कि सारे के सारे टिकट्स में, ऑल प्रायोरिटी टिकट्स मैं फिक्स करता हूँ, सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि भाई ये. तो यही चीजें आपको मेंशन करना है, आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में. ज्यादा लंबा खींचो भी मत कि आधा घंटा आप अकेली बात कर रहे. ओके, ट्राई करना कि उसको 5 मिनट के अंदर फिनिश करने का. ओके, सो उसके बाद में फिर वो पूछेगा आपको, उसके बाद में क्या पूछेगा कि फिर उसके बाद में आपको एक एक क्वेश्चन पूछ सकता हो, जैसे कि भाई अगर आपको टेबल स्पेस का इश्यू, जैसे हम लोग अभी आजकल ले रहे हैं मॉक इंटरव्यूज, राइट. तो अगर आपने मॉक इंटरव्यूज प्रीवियस, अभी आपका एक एक मॉक इंटरव्यूज लाइव होने वाला है, एंड यूट्यूब चैनल के ऊपर, ढेर सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी डाले हुए हैं. I hope you guys have learned something valuable from this video. Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.